हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम किंगडम एनिमालिया का छठा फाइलम जो कि है फाइलम एनालिडा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने किंगडम एनिमालिया पढ़ना शुरू किया था। और किंगडम एनिमालिया में हमें टोटल कितने फाइलम स्टडी करने थे? 11 फाइलम से स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 फाइलम हमने स्टडी कर लिया था, जिसका नाम था पोरीफेरा, सिलिंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस। 5 फाइलम पढ़ने के बाद आज हम लोग छठा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनालिडा। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एनालिडा की क्या खासियत होती है, क्या उसके पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं, क्या उनमें खासियत है और दूसरे उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके कौन कौन से क्लासेस, इस पे हमें बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, ध्यान से लेक्चर देखिए, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें क्या समझना होता है? सबसे पहले ये समझना होता है कि कोई भी फाइलम का नेम वही क्यों है। लाइक पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों था? क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर पोर्स थे। जैसे सिलिंट्राटा का नाम सिलिंट्राटा क्यों था? क्योंकि उनके बॉडी में सिलिंड्रोम था, एक बॉडी के अंदर एक कैविटी थी जो गट की तरह वर्क करता था, यानी कि सिलिंड्रोम था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी उसके पास। टिनोफोरा को टिनोफोरा क्यों कहते थे? क्योंकि उनके पास कॉम्ब प्लेट्स थे। फिर हमने प्लेटीहेलमिन्थेस को हमने प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों कहा? क्योंकि वो फ्लैट वर्म्स थे। फिर हमने एस्केलमिन्थेस को एस्केलमिन्थेस क्यों कहा? क्योंकि वो राउंड वर्म्स थे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिडा। हम एनालिडा को एनालिडा फाइलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो भी मेंबर्स हैं उनके बॉडी में एनालस होता है। क्या होता है? एनालस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालस? यानी कि लिटिल एनालस का मतलब होता है, एनालस एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। यानी अगर आप देखोगे, देखो एनालिडा पढ़ने जा रहे हो, आप तुरंत दिमाग के अंदर अर्थवर्म का डायग्राम बनाओ। अर्थवर्म जानते हो आप लोग? अर्थवर्म जो हमें मिलता है बारिश के महीने में बाहर आता है, अर्थवर्म चाली जिसको कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में। तो अर्थवर्म को याद कीजिएगा, उसके बॉडी को आप गौर से कभी देख रहे हो ध्यान से, तो बॉडी छोटे 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 टुकड़ों में होता है, रिंग्स में होता है। वो सिकुड़ता है, आगे बढ़ता है, बॉडी में रिंग्स होते हैं। तो वो जो लिटिल रिंग्स है उसे कहते हैं एनालस। क्या कहते हैं? एनालस। तो इसके इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनके बॉडी छोटे छोटे रिंग्स में होता है, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में होता है। बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी हुई होती है और हर एक सेगमेंट को हम कहते हैं एनालस, या जिसे हम दूसरे भाषा में कहते हैं मेटामियर्स। क्या कहते हैं? मेटामियर्स। तो मेटामर्स या एनालस, एनालस से ही आया क्या? एनालिडा। तो इसके जितने भी मेंबर हैं उनके बॉडी में क्या है बाबू? उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, छोटे छोटे रिंग्स से मिलकर बनी हुई है, जिस रिंग्स को हम मेटामियर्स या एनालस कहते हैं, और इसी एनालस से इसका नाम पड़ा एनालिडा। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इसका नाम एनालिडा क्यों है। क्योंकि इनके जो भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बनी हुई है, और इसे हम इसीलिए हम कहते हैं एनालिडा। चलिए ये समझना, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है इसका हैबिटेट। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग है। ये सारे के सारे क्या है? फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग देखिए दो फॉर्म्स है, एक फ्री लिविंग है, एक पैरासिटिक है। ये भी देखने की बात है। एक फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है। फ्री लिविंग जानते हो कौन होता है? फ्री लिविंग होता है जो दुनिया में अपना जीवन खुद से बिताता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और पैरासाइट क्या है? जो अपने होस्ट के ऊपर आश्रित होता है अपने जीवन में सारी चीजों के लिए। तो जो होस्ट की बॉडी के लिए आश्रित होगा वो पैरासिट। इसके दो फॉर्म से, कुछ है इसके ज्यादातर मेंबर्स फ्री लिविंग है और कुछ मेंबर्स इसके पैरासिटिक है। पैरासिटिक कहने का मतलब जो दूसरे के शरीर में अपना जीवन दूसरे के शरीर पर या दूसरे के शरीर के अंदर, इंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट दो तरह के उसमें बिताते हैं। इसके दो फॉर्म्स हैं। और अगर ये फ्री लिविंग होगा तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक कहने का मतलब पानी के अंदर, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों। देखिए F+M लिखा, यानी ये ज्यादातर एक्वेटिक है। फ्री लिविंग फॉर्म में ये ज्यादातर एक्वेटिक है, या तो फ्रेश वाटर या मैराइन, या ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब ये लैंड पर भी पाए जाते हैं, लेकिन लैंड पे अगर ये पाए जाएंगे तो ये बोरोइंग एनिमल्स होंगे। बोरोइंग एनिमल्स कहने का मतलब ये जमीन के अंदर वाले में रहेंगे, यानी कि जमीन में बिल बना के नीचे रहेंगे। जैसे अर्थवर्म कहाँ रहता है? सरफेस पे नहीं रहता है, वो अंदर रहता है। तो ये बोरोइंग एनिमल्स है, यानी कि ये जमीन में बिल बना के नीचे रहते हैं, जमीन के सरफेस से टॉप अपर सरफेस से थोड़ा नीचे रहते हैं, गहराई में रहना प्रेफर करते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ज्यादातर तो एक्वेटिक होते हैं। इसके कुछ फॉर्म टेरेस्ट्रियल होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो क्या होते हैं? बोरोइंग होते हैं। ठीक है। और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक कहने का मतलब ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के ऊपर भी अपना जीवन बिता सकते हैं। समझ के बाद आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बॉडी की बात करते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है? नेक्स्ट बात है बॉडी। इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। अर्थवर्म की बॉडी को आप देखिए, कभी आपने जरूर जीवन में छुआ होगा, कितना सॉफ्ट होता है। अर्थवर्म की बॉडी लीजिए, लीच, लीच जानते हो? जोंक, जोंक भी इसी फाइलम का मेंबर है। लीच की भी बॉडी देखिए कितनी सॉफ्ट होती है। तो अर्थवर्म देखिए इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इलॉन्गेटेड होती है। इलॉन्गेटेड करने का मतलब मोटाई कम होता है, लंबाई अधिक होता है। इलॉन्गेटेड होता है, सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल करने का मतलब गोल बॉडी होती है, बॉडी गोल होती है, लंबी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। वर्म लाइक, वर्म लाइक मतलब कीड़े जैसा, कीड़े जैसा सही होता है। कीड़ा आप समझते हो ना, कीड़ा कैसे होता है?
तो कीड़े जैसा इनका शरीर होता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म बॉडी भी कहते हैं। आप वर्म लाइक बॉडी को आप वर्मीफॉर्म बॉडी भी कह सकते हैं। कई जगह पर यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, दूसरा वर्ड आप याद रखिएगा, वर्मीफॉर्म। क्या कहा जाता है? वर्मीफॉर्म। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वर्मीफॉर्म मतलब वर्म लाइक मतलब कीड़े जैसा शरीर। तो इनकी बॉडी कैसी होती है बाबू? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इनकी बॉडी छूने में इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, सिमेट्रिकल होती है, वर्म लाइक होती है या वर्मीफॉर्म होती है। समझ के बॉडी कैसी होती है। बाकी आगे अगर बात करें जो 5 हमारे मेन फीचर्स थे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मैंने पहले ही बताया था एस्केलेंथिस के बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे सबके अंदर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी सिस्टम होगा। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, समझ रहे हो ना? सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स हैं ऐसे? हमारे बॉडी के अंदर 11 मेजर सिस्टम्स हैं। आपको पता होना चाहिए चीजें। इनकी बॉडी के अंदर भी सिस्टम्स मौजूद है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब समझ गए, बॉडी को एक प्लेन के अलावा दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। बॉडी के अंदर सेम टू सेम लेफ्ट राइट है, बॉडी के अंदर सेम टू सेम लेफ्ट राइट है, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस इसके एम्ब्रियो के लेवल पर इसमें सेल के 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, यानी इनमें 3 लेयर सेल्स हैं। इनके एम्ब्रियो में कितने लेयर सेल है? 3 लेयर सेल है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये याद रखने की बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। और सीलोमेर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये दुनिया के पहले एनिमल्स थे जिनमें ट्रू सीलोम आया। याद कीजिए, जो हमारा पोरीफेरा था वो तो बाबू सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे था और डिप्लोब्लास्टिक था। मैंने पहले ही कहा था। सीलोम का मतलब क्या? बॉडी के अंदर एक ऐसी कैविटी जो मेसोडर्मल हो ऑरिजिन में और जिसकी लाइनिंग मेसोडर्मल सेल्स का, पता है आपको? तो पहले पोरीफेरा, सिलिट्राटा, टिनोफोरा, ये तीनों तो डिप्लोब्लास्टिक थे, इनमें मेसोडर्म था ही नहीं, तो सीलोम का कोई बात ही नहीं था। फिर कहां पर डिप्लोब्लास्टिक पहली बार हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थिस में। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी सीलोम नहीं था। क्यों? क्योंकि बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी, तो उनके बॉडी के अंदर सीलोम होने का कोई चांस नहीं। फिर एस्केलेंथिस में सीलोम बनना शुरू हुआ, लेकिन सीलोम अनडेवलप्ड रह गया क्योंकि उसकी लाइनिंग जो है वो मेसोडर्म के सेल की नहीं हुई। ऑरिजिन तो मेसोडर्म का था, लेकिन उसकी लाइनिंग मेसोडर्म सेल की नहीं हुई, इसीलिए वो एसिलोमेट वो सीडोसिलोमेट कहलाया। और ये पहले ऐसे मेंबर, पहले ऐसा फैलम एनालिडा जो ट्रू सीलोम जिसके पास है, यानी कि सीलोमेट है। ये क्या है? सीलोमेट है, यानी इसके बॉडी में कैविटी होगी जो कि सीलोम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सीलोम? क्योंकि वो कैविटी मेसोडर्म से बनेगी और उस सीलोम का जो लाइनिंग होगा, कवरिंग होगा, वो मेसोडर्म के सेल का। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सीलोमेट है। अब अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी जो होता है, इसका बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता है। स्केलेटन समझते हैं आप? सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं होता है, इनके बॉडी में कोई स्केलेटन नहीं होता है, लेकिन इनके बॉडी में थीन क्यूटिकल होता है, यानी इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होता है। आप याद कीजिए, प्लेटीहेल्मिन्थिस से ही हमारे साथ क्यूटिकल चलता आ रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी क्यूटिकल था, पतला सा। एस्केलेंथिस में क्यूटिकल मोटा सा था। और मैं फिर कह रहा हूं कि एनालिडा के मेंबर्स के बॉडी के ऊपर भी क्यूटिकल मौजूद है। क्यूटिकल आप जानते हो, प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन का एक कवर होगा उसके बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है थीन क्यूटिकल से। किससे कवर होती है? थीन क्यूटिकल से। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इस फाइलम का जो सबसे मेन फीचर है, जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, उस पर बात करते हैं। और वो फीचर है body is segmented by metameric segmentation. This is the main important word, metameric segmentation. What do you mean by metameric segmentation? And ये क्या मतलब है इस लाइन का, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप एनालिडा के किसी भी मेंबर का शरीर देखोगे, उसकी जो शरीर होती है, इलॉन्गेटेड बॉडी होती है, वो बॉडी टुकड़ों में होता है। बॉडी टुकड़ों में होता है। बॉडी में अगर आप देखोगे, बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम बनाऊं, तो ये अगर एक एनालिडा के मेंबर की बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर आपको छोटे 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 क्या होंगे, ऐसे टुकड़े मिलेंगे। और यदि इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। बॉडी क्या होगा? सेगमेंट्स में बनता है। एंड ये हर एक सेगमेंट एनालस या मेटामियर्स का होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया। तो ये सेगमेंट्स है। अब आप बोलोगे सर इसमें इस सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये सेगमेंटेशन ऐसा होगा कि ये सेगमेंटेशन पूरी तरह से इसके जो हर एक टुकड़े होंगे, हर एक टुकड़ा एक जैसा होगा। समझ रहे हो? जो चीज इस टुकड़ा में होगा वो चीज इस टुकड़ा में भी होगा, वही चीज इस टुकड़ा में भी होगा। हर एक टुकड़ा एक दूसरे के जैसा ही होगा, सिमिलर होगा।
लेट सपोज अगर हम देखें एक इसका लेडीज, इसका एक मेंबर है, इसके हर एक टुकड़े में पैर होता है, इस टुकड़े में भी पैर, 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 समझ रहे हो बात? हर एक टुकड़े में पैर, आप समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण चीज है। और ये जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। इवन इसका जो सीलोम होता है बॉडी के अंदर, उनमें भी सेप्टम होता है। सेप्टम कहने का मतलब उनके बॉडी में भी वाल्व्स होता है, यानी सीलोम भी बटा हुआ होता है। तो ये पूरी तरह से सेगमेंटेड है, इसी को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इनके अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप याद भी रख सकते हो कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है किससे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन से। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का डेफिनेशन आपके नोट में अवेलेबल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि एनालिटा के और मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने यहाँ समझाया भी, आई होप आपको समझ में भी आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर जो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग डाउट में इसको देख लेंगे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझ में आ गई, तो इसकी इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसके हर एक सेगमेंट एक दूसरे के जैसे होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और ये सेगमेंटेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। ये सेगमेंटेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। इवन बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर है जैसे कि सीलोम, वो भी सेप्टम के द्वारा बटा हुआ होता है। उनके भी उतने टुकड़े होते हैं जितने बॉडी के टुकड़े होते हैं। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन उनमें भी सेगमेंटेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़े। अब हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में है तो चार गो सिस्टम तो मेन है। डाइजेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन कैसे होगा और एक्सक्रीशन कैसे होगा, ये मेन चीजें हैं। उसमें डाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है। यू नो कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, इट मींस माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। और इसका जो एलिमेंट्री कनाल है वो स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल है। स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल कहने का मतलब माउथ बॉडी के आगे से शुरू होता है और एनस सबसे पीछे होता है, और पूरे बॉडी में एक लंबा सा नली होता है जो एलिमेंट्री कनाल की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर फूड डाइजेशन होता है। ये माउथ से फूड लेगा, एनस से डाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा, और लंबा सा एक नली है उसके बॉडी में फ्रॉम इस तरफ से, जैसे मान लो यही पर है तो यहाँ से शुरू होगा माउथ और यहाँ पर होगा एनस, तो फूड में एक लंबी सी नली होगी जो कहलाएगा एलिमेंट्री कनाल। तो कंप्लीट स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल है इनके पास। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने का मतलब डाइजेशन पूरी तरह से कहाँ हो जाता है? एलिमेंट्री कनाल में हो जाता है, सेल के अंदर डाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। इससे पहले जितने भी फाइलम्स हम पढ़ रहे थे उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन था। कुछ डाइजेशन गट में होता था, कुछ डाइजेशन सेल के अंदर होता था, लेकिन एनालिटा के मेंबर में कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, यानी खाना पूरी तरह से गट में ही पच जाएगा, एलिमेंट्री कनाल में ही पच जाएगा। आई होप आपको ये भी फीचर समझ में आ गया होगा। सारी बातें आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो देखो इनका जो रिस्पायरेशन है उनके बॉडी सरफेस से हो जाता है। बॉडी सरफेस जो है उनका थिन बॉडी सरफेस होता है, तो उनसे ही इसका क्या कहते हैं रिस्पायरेशन हो जाता है। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं इनके जिनके पास गिल्स होता है, कुछ मेंबर इनके पास ऐसे हैं जिनके पास गिल्स होता है, लेकिन जनरली रिस्पायरेशन किससे होता है? बॉडी सरफेस। किससे होता है? बॉडी सरफेस। जैसे कि हम लोग का अर्थवर्म है, अर्थवर्म का एग्जांपल लीजिए, उनमें भी क्या होता है? बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है। लीच हो गया, उनमें भी बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन ये मेनली करते हैं किससे? बॉडी सरफेस से। लेकिन कुछ मेंबर्स इसके ऐसे हैं जिनके पास गिल्स होते हैं। यू नो गिल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स पाया जाता है, कुछ इसके मेंबर के पास गिल्स होते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये बड़ा एडवांस है। देखो ये क्लोइड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बहुत ही एडवांस है। आज तक जो एनिमल हम पढ़ रहे थे, आज तक हमने जो पढ़ा था उनमें आप देखो तो सिस्टम था ही नहीं, सर्कुलेशन का सिस्टम ही नहीं था। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से हो रहा था। लेकिन ये पहले एनिमल्स थे जिनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्गेन सिस्टम आया, यानी कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम आया, और वो भी कैसा सिस्टम? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यू नो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें एक फ्लूइड होती है, जैसे हम लोग की बॉडी के अंदर ब्लड है। कोई भी एनिमल जिसके अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होती है, जो फ्लूइड क्या करती है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सिंपल सी बात है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड ये काम करता है। तो वो फ्लूइड, वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड है, वो अगर वेसल्स में बह रहा है, वेसल्स कहने का मतलब नली में बह रहा है, जैसे हम लोगों में वेसल्स में बह रहा है, नलियों में बह रहा है। अरे हमारी बॉडी के अंदर नस है ना, ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड किसके अंदर बह रहा है? वेसल्स के अंदर बह रहा है, तो वो कहलाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ब्लड के लिए कोई वेसल्स नहीं है,
हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि ब्लड रहती है नस के अंदर, वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसके अंदर में ब्लड के अंदर मटेरियल होता है, और जो मटेरियल पहुंचाना होता है वो उस ब्लड वेसल से बाहर आता है और टिश्यू को मिलता है। और टिश्यू से कोई चीज अगर ब्लड में आना है तो टिश्यू से वो पहले बाहर आता है, फिर नस को पार करके फिर ब्लड में आता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, टिश्यू डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होगा, यानी टिश्यू ब्लड में तैर रहा होगा, आप ये कह सकते हैं। बॉडी के जो सेल्स होंगे वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में मेम्ब्रेन है, नस है। नस आप यही समझिए ना कि ब्लड अगर नस के अंदर बह रहा है, वेसल्स के अंदर बह रहा है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर नस नहीं है, बॉडी के सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो फाइलम है ये बड़े ही है, इस मामले में ये बड़े एडवांस है। इवन इसके बाद जो आप फाइलम पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सोचो इनमें ज्यादा ये माना जाता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांस देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन एनालिडा में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसके नेक्स्ट फाइलम में जनरली इवोल्यूशन कैसे होता है कि पहले लोअर आया फिर हायर आया, इनमें पहले हायर आएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर दिखेगा। समझ गए? ये दो मामलों में बड़े एडवांस है। फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दो मामलों में एनालिडा बड़े ही एडवांस, ये याद रखने की जरूरत है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहेगी। ब्लड कहाँ बहेगी? ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसका जो ब्लड होता है इनमें, जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेमोग्लोबिन होता है, आपको पता हो हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, और आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो रिस्पायरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है लंग से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। इनके बॉडी के अंदर भी एक ऐसा पिगमेंट होता है जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे हमें हेमोग्लोबिन है, इसी तरह इसमें इरिथ्रोक्यूरिन है, इरिथ्रोक्यूरिन है। ये एक पिगमेंट है जो इसके ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, लेकिन इनमें आरबीसी नहीं होता है। इनमें डायरेक्ट वो जो पिगमेंट है वो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा आप जानते होंगे, प्लाज्मा मैंने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था टिश्यू चैप्टर में, वहां पर मैंने ब्लड प्लाज्मा पढ़ाया था। मैंने कहा था ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कुलस, यानी ब्लड के सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता था वो प्लाज्मा है, और जो सेल वाला पार्ट होता था वो ब्लड कॉर्पस्कुलस होते थे, जिसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी बातें थी। तो वो छोड़ो, उस पर अभी नहीं जाते। हम लोग के ब्लड से इसका ब्लड अलग है, ये याद रखिएगा। इनमें एक पिगमेंट है जिसका नाम है इरिथ्रोक्यूरिन, और वो इरिथ्रोक्यूरिन किसी आरबीसी के अंदर नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व है। कहाँ डिसॉल्व है? ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व। याद करना है वो, और कुछ ऑप्शन नहीं, याद करो। उनमें एक पिगमेंट है जो गैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, उस पिगमेंट का नाम है इरिथ्रोक्यूरिन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर है हेमोग्लोबिन, वैसे इसके बॉडी के अंदर है इरिथ्रोक्यूरिन, और वो इरिथ्रोक्यूरिन किसी आरबीसी या किसी ब्लड सेल के अंदर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में है, और वो चीजों को रिस्पायरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर तो आपने सर्कुलेशन भी समझ लिया। नेक्स्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके बॉडी में है नेफ्रीलिया, याद रखने की जरूरत। क्या है? नेफ्रीलिया। तो इनके बॉडी आप याद कीजिए, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर क्या थे? फ्लेम सेल्स थे ना, या सोलिनोसाइट्स थे, याद होगा आपको। फिर जो हमने क्या पढ़ा, हमने स्केलमेंथिस पढ़ा, उसमें क्या था? प्रोटोनेफ्रीडिया, और इनके पास क्या है? नेफ्रीडिया। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है नेफ्रीडिया। तो यानी इनके बॉडी में जो वेस्ट जो भी क्रिएट होंगी वो वेस्ट बाहर निकालने का काम कौन करेगा? नेफ्रीडिया करेगा। इनके पास नेफ्रीडिया होता है फॉर एक्सक्रीशन। आगे बढ़ जाए तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके नर्वस सिस्टम की अगर बात करोगे, इनके बॉडी के अंदर पेयर्ड गैंग्लिया है। याद करो, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर एक हेड गैंग्लिया था और नर्व कोड था जो बॉडी के अंदर गया था। सेकेंड जो स्केलमेंथिस आया उसमें नर्व रिंग था और नर्व कोड था। और इसके मेंबर को अगर देखोगे, इसके अगर आप देखोगे तो इसके पास दो गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया, एक ये गैंग्लिया, एक ये गैंग्लिया। दो गैंग्लिया है, ये दोनों गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ से नर्व कोड निकला होता है। कितने नर्व कोड? दो नर्व। जैसे बॉडी के अंदर इनके हेड में ये दोनों गैंग्लिया होता है, और फिर यहाँ से नर्व कोड निकला होता है जो बैक तक गया रहता है, और हर एक इसमें से फिर ऐसे नर्व्स निकले होते हैं जो हर एक सेगमेंट में गए जाते हैं। आपको पता है बॉडी के अंदर तो एनालस है ना, लिटिल रिंग्स है ना, अरे मेटामियर्स है ना, छोटे 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 टुकड़े। हर एक यहाँ से मान लो हेड है इसका, तो यहाँ से वो निकलेगा, तो ये जो नर्व कॉर्ड है, तो हर एक नर्व कॉर्ड में से ये नर्व हर एक सेगमेंट में गया है। आई होप आपको समझ में आया। इसका नर्वस सिस्टम का कंसिस्टेंट है किससे? पेयर्ड गैंग्लिया है, नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो एकदम हेड से लेके
नीचे तक गया हुआ है, पीछे तक, और हर एक सेगमेंट के अंदर इसका एक एक नर्व गया हुआ है, या दो कर सकते हो, इधर एक इधर दो गया। तो आई होप आपको इसका नर्वस सिस्टम भी समझ में आया हो। रिप्रोडक्शन की इसकी बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें कोई मेथड नहीं है, यानी कि इनमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, स्पर्म ओवम का खेल है। तो सर आपके दिमाग में मैंने बताया था, जो भी सेक्सुअल सुनते ही आपके मन में आना चाहिए कि मेल फीमेल कैसा। तो आंसर है हुआ इनके पास मोनोसियस एनिमल्स भी है और डाइसियस भी है, यानी इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मोनोसियस हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो डाइसियस हैं। मोनोसियस मतलब एक ही एनिमल के अंदर मेल फीमेल दोनों, यानी कि बाइसेक्सुअल, और डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल। जैसे कि अगर आप बात करो, जो अर्थवर्म होता है वो मोनोसियस होता है, अर्थवर्म जो है वो मोनोसियस होता है, यानी अर्थवर्म में मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होता है। तो इनमें मोनोसियस मेंबर्स भी है, डाइसियस भी है, यानी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों तरह के, यानी हर्माफ्रोडाइट भी है और सेपरेट सेक्सेज वाले भी। तो ये याद रखने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, वो समझने के बाद हमें फर्टिलाइजेशन ही समझना होता है कि गैमेट्स कैसे मिलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन भी दोनों तरह का है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो डेवलपमेंट की, अगर बात करें तो डेवलपमेंट भी दोनों तरह का है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब आपको सर आपको सब चीज में सब ऑप्शन मार दिए, मोनोसियस डाइसियस भी मार दिए, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी बोल दिए, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दिए। तो फिर सर सब कुछ तो हो ही गया। तो बाबू इसके जो क्लासेज हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या है, समझ गए बात। इनके अंदर में 3 क्लासेज हैं, इसके इस फाइलम के अंदर कितने क्लासेज हैं? 3 क्लासेज हैं, पॉलीकेटा, ओलिगोकेटा एंड हिलुडेनिया। पॉलीकेटा, ओलिगोकेटा एंड हिलुडेनिया हम लोग पढ़ने वाले तीनों क्लासेस को चिंता मत कीजिए, विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर पहले आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर में 3 क्लासेज हैं, पॉलीकेटा, ओलिगोकेटा एंड हिलुडेनिया। आई होप आपको ये क्लासेज मैं पढ़ा रहा हूँ, अब नेक्स्ट बोर्ड पे मैं क्लासेज आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आई होप सारी बातें समझ में आएंगी। एक बात और है, इनके बॉडी में अगर आप बात करो लोकोमोशन, अब ये एनिमल्स हैं, इनमें तो लोकोमोशन होगा, तो लोकोमोट कैसे करेंगे? इनके बॉडी में लोकोमोशन के लिए 3 रास्ते होते हैं, तीनों क्लास में मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग रास्ता। कुछ में पेरापोडिया होता है, पेरापोडिया कहने का मतलब कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें से पैर जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, जो पैर इसको चलाता है, तैरने में मदद करता है। मेनली जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले या जो एक्वेटिक एनालिटा के मेंबर्स हैं, वो जनरली क्या करते हैं, उनके हर एक सेगमेंट से पैर जैसा निकला होता है, पेरापोडिया कहते हैं उसको, जिसकी मदद से वो पानी में तैरता है, पेरापोडिया होता है। मित्रों समझाएंगे आपको। कुछ मेंबर है जिनमें सीटेई होता है, सीटेई मतलब उनके बॉडी के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उनके बॉडी से, जो उनको मूव करने में मदद करते हैं, सीटेई होता है। और कुछ इसके मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें शक्कर होता है, जैसे आपने देखा होगा जोक को चलते आपने कभी देखा है, जोक जो चलता है, जैसे जोक चलता है तो जोक क्या करता है, यहाँ फिक्स कर देता है और बैक के बॉडी पार्ट को खींच लेता है, फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिक्स करता है और आगे वाले पार्ट को धकेल देता है, फिर वो फिक्स करता है, बैक वाला खींचता है, यानी शक्कर लगा लगा के मूव करता है। इनमें लोकोमोशन के लिए पेरिपोडिया हो सकता है या सीटेई हो सकता है, या नहीं तो आपको क्या बोला मैंने, इनके पास शकर्स हो सकते हैं। तो दीज आर द 3 ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन। तो वो हम लोग बारी बारी से सभी क्लासेस में देखेंगे। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं क्लासेस पे चलूंगा कि ये क्या समझ में आया। इसका नेम कहाँ से है? एनालस से, यानी कि मेटामियर्स से, यानी इनके बॉडी में लिक्विड रिंग्स होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग में अगर ये होंगे तो ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में दोनों तरह के। कुछ मेंबर्स इसके टेरेस्ट्रियल भी हैं और कुछ तो पैरासिटिक भी, कुछ पैरासिटिक भी। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, भरवी फॉर्म होती है, यानी कि वर्म लाइक बॉडी होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, विट्रोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, पहले सिलोमेट थी, सिलोमेट है। बॉडी कवर्ड है 3 क्यूबिकल से, बॉडी सेगमेंटेड होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन से, यानी कि बॉडी के अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, एकदम सिमिलर दिखने वाले रिंग्स। और एलिमेंट्री कनाल कंप्लीटेड है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, गट में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस से होता है, या कुछ मेंबर के पास गिल्स भी होते हैं। लोअर सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड जो है या जो बॉडी फ्लूइड है वो किसी वेसल्स के अंदर बहने का काम करता है। सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। जो इनका मतलब ब्लड का जो पिगमेंट है, जैसे हम लोग में हेमोग्लोबिन है, वैसे इसके बॉडी में इलेक्ट्रोक्रियोनिन है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ये एक्सक्रीट करते हैं नेफ्रीडिया के थ्रू। नर्वस सिस्टम इनका पेयर्ड गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व्स का बना होता है।
और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके कुछ एनिमल्स मोनोसियस हैं, कुछ डाइसियस हैं, यानी कि इनमें यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, यानी बॉडी के अंदर भी होता है और बॉडी के बाहर भी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इनमें डेवलपमेंट भी दोनों तरह का है, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। यानी कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लार्वल स्टेजेस दिखेगी, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट एडल्ट आएगा, लार्वा नहीं होगा। और इसके अंदर में 3 क्लासेज हैं। क्लासेज का नाम है पॉलीकेटा, ओलिगोकेटा एंड हिरुडेनिया। हम तीनों को बारी बारी से तीनों क्लासेज पढ़ते हैं, तो चलिए बोर्ड पे हम क्लासेज लिखते हैं। तो ये है एनिमल के 3 क्लासेज, पॉलीकेटा, ओलिगोकेटा एंड हिरुडेनिया। ध्यान से देखिएगा, पॉलीकेटा, देखिए पॉलीकेटा की अगर बात करें तो ये सारे फीचर्स जो मेन फीचर्स जो डिफरेंस है इनमें वो यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले पॉलीकेटा के जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे मेराइन यानी कि एक्वेटिक है, मेराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि हमें फ्रेश वाटर में दिखने वाला नहीं है। एनालिडा के जितने भी मेंबर्स जो मेराइन एनवायरनमेंट में है वो सारे के सारे किसके मेंबर हो जाएंगे? पॉलीकेटा के मेंबर हो जाएंगे। इनका जो हेड होता है वो विजिबल होता है, यानी कि देखोगे तो आपको हेड दिखेगा, देखोगे तो हेड दिखेगा आपको। आप नोट में देखिए नेरिस का डायग्राम दिया गया, उसमें आपको हेड दिख रहा होगा। इनके पास विजिबल हेड होता है, यानी कि हेड हमें पता चलता है, हमें दिखता है। जैसे कि अर्थवर्म में आप देखते हैं आपको हेड दिखता है क्या? नहीं दिखता। अर्थवर्म में आपको ये पता नहीं चलेगा कि हेड कहाँ है। तो हेड होता है उनमें, लेकिन वो इनविजिबल होता है, यानी कि दिखता नहीं है। लेकिन जो पॉलीकेटा के मेंबर्स होते हैं उनका हेड विजिबल होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स क्या होता है? जो हेड होता है उसमें ऐसे 2 निकले हुए होते हैं, अंटीना जैसा, उसे कहते हैं टेंटिकल्स। हेड में से टेंटिकल्स निकला होता है, तो इनमें टेंटिकल्स होगा। इनमें इनके हेड में क्या होगा? टेंटिकल्स होगा, तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा। सकर एब्सेंट होगा, इनके बॉडी के अंदर सकर नहीं, जो मूवमेंट के लिए मैंने कहा था सकर, इनके बॉडी में कोई सकर प्रेजेंट नहीं है। सीटेई प्रेजेंट है। सीटेई कहने का मतलब बॉडी के बाहर स्ट्रक्चर्स निकले होंगे जो लोकोमोशन में मूव करेगा, तो सीटेई इनके पास प्रेजेंट है। इनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स, आपको ये पता है कि जो एनालिडा के मेंबर्स हैं उनके बॉडी सेगमेंट्स में बने होते हैं, मेटामियर्स के बने होते हैं। इनके बॉडी में अनफिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, यानी सेगमेंट का नंबर फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब इसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है, हर्माफ्रोडाइट ये नहीं है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, यानी इनमें की लार्वल स्टेजेस दिखती है, यानी कि जो पॉलीकेटा में है उनमें लार्वल स्टेजेस दिखती है। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेरिस। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? नेरिस। नेरिस का डायग्राम आपके नोट में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, नेरिस आपको दिख जाएगा। नेरिस आपको हमारी तरफ नहीं दिखेगा क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है, वो भी मैराइन फ्रेश वाटर में है ही। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्लास की तरफ, जो कि है ओलिगोकेटा। सेकंड क्लास है हमारा ओलिगोकेटा। ओलिगोकेटा के मेंबर्स टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि एनालिडा के वो सारे मेंबर जो आपको लैंड पे मिल जाते हैं वो सारे के सारे ओलिगोकेटा के मेंबर हैं। यानी कि जो अर्थवर्म है, जो कि एनालिडा का मेंबर है, वो टेरेस्ट्रियल है ना, लैंड पर मिलता है ना, तो वो किसका मेंबर हो जाएगा? ओलिगोकेटा का। आगे बात करें इनविजिबल हेड, यानी आपको इनका हेड नहीं दिखेगा, यानी हेड होता है लेकिन आपको बाहर से दिखेगा नहीं। और जब हेड नहीं दिखेगा तो टेंटिकल्स दिखने का भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि हेड में ही ना टेंटिकल्स होता है। इनमें भी टेंटिकल्स इनमें एब्सेंट होता है, सकर इनमें भी एब्सेंट होता है, यानी इनमें भी कोई सकर नहीं होता है। सीटेई की अगर बात करें तो कुछ सीटेई इनमें मौजूद होता है, थोड़े बहुत, बहुत कम, अगर इसमें बहुत ज्यादा सीटेई होता है, इनमें सीटेई नहीं के बराबर होता है। इनके बॉडी में भी सेगमेंट्स का नंबर फिक्स नहीं है, अनफिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स है। बाइसेक्सुअल है, यानी ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल एक ही के अंदर होगा। और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी इनमें कोई लार्वा आपको नहीं दिखेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थवर्म। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म। तो ओलिगोकेटा सारे के सारे टेरेस्ट्रियल एनालिडा इसमें आते हैं, बाकी सारे फीचर्स भी इसके दिखाए गए हैं। अब आगे बात करें हम किसकी? हर्डेनिया की बात करें तो हर्डेनिया की अगर आप बात करोगे तो हर्डेनिया में देखो आप, तो हर्डेनिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि एक्वेटिक में जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनालिडा के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हिरुडेनिया में आएंगे। इनका भी हेड इनविजिबल होता है, यानी इनका भी हेड आपको दिखाई नहीं देगा, और हेड नहीं दिखाएगा तो टेंटिकल दिखने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हेड में ही टेंटिकल्स होता है। सकर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सकर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं हिरुडेनिया के मेंबर्स, उनके पास सकर्स होता है, यानी कि वो सकर्स की मदद से मूव करेंगे। और जो भी पैरासाइट है, इक्टो पैरासाइट है, जैसे लीच हो गया, इन्हीं का मेंबर है हिरुडेनिया का। तो एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, और वैसे भी तुम जानते हो लीच कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है, नदी पोखर तालाब में पाया जाता है जो, तो वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एनालिडा का मेंबर हो गया ना, तो वो आ गया किसमें? हिरुडेनिया में। और इनमें सीटेई एब्सेंट होता है, इनके बॉडी के ऊपर कोई निकला नहीं होगा पैर जैसा स्ट्रक्चर, वो नहीं भी दिखता होता है। अब देखो लीच में थोड़ी कुछ दिखता है, इनमें कोई सीटेई एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का नंबर फिक्स है, इनके बॉडी में सेगमेंट नंबर फिक्स है, जो कि होता है 33। ये याद रखिएगा, याद रखने की चीज है, डायरेक्ट याद रखने की चीज है। हिरुडेनिया के मेंबर में सीटेई कहते हैं, सेगमेंट्स का नंबर फिक्स है।
इनके बॉडी सेगमेंट्स के बने होंगे ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो हीरोडेनिया के मेंबर्स में 33 सेगमेंट्स होंगे और बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि इनमें भी मेल फीमेल एक ही एनिमल के अंदर मौजूद होगा, यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगी। और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। इनका डेवलपमेंट क्या होगा? डायरेक्ट होगा। इनका भी डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी इनमें भी कोई लार्वल स्टेजेस नहीं दिखती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लीच, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लीच। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, 3 क्लासेज याद रखिए, सारे के सारा फाइलम एनालिडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो हम लोग उसे लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सारी बातें आई होप आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय।